क्वेश्चन है कि उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण धारा वोल्टेज से मंद होती है, यानी धारा वोल्टेज से पीछे रह जाती है दोस्तों, और वो है इंडक्टेंस। प्रेरकत्व कहते हैं हिंदी में, जिसकी इकाई हेनरी होती है, और जिसमें धारा वोल्टेज से आगे चली जाती है यानी धारा वोल्टेज से तेज चलती है वो धारिता कहलाती है। उसका उत्तर अपन ए ऑप्शन कर देते हैं। धारा वोल्टेज से स्लो के लिए प्रेरकत्व इंडक्टेंस हेनरी वाला। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा? 120 वोल्ट है और 5 एम्पियर की धारा है। दोस्तों सिंपल ही क्वेश्चन है, 120/5 करना है, 24 ओम उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन रहेगा, है ना, क्योंकि अपन से आर पूछा है तो आर बराबर V/I कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 8 एम्पियर की डीसी धारा प्रवाहित करने पर 120 वोल्ट डीसी परिपथ में शक्ति कितनी होगी? दोस्तों P बराबर V/I कर देंगे। 120 वोल्ट है, 8 एम्पियर की धारा है, 960 वाट उत्तर आ जाएगा। प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा? डी। क्या करना है? वोल्ट इंटू करंट। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित होने पर उसमें शक्ति हानि होती है। दोस्तों वो कॉपर लॉस कहलाती है, और शक्ति हानि ज्ञात करने का सूत्र I² × R होता है। तो पावर लॉस ज्ञात करने के लिए I² × R अपन उत्तर कर देंगे सी। अगला क्वेश्चन है कि लाइन में 8 एम्पियर की डीसी धारा और 4 ओम का प्रतिरोध है, वाटेज में हानि कितनी होगी? तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम दोस्तों, क्योंकि I और R दे दिया और अपन से मान पूछा है। देखो धारा 8 एम्पियर दी तो 8 × 8 और प्रतिरोध का मान है 4। दोस्तों कैलकुलेशन करोगे उत्तर आएगा 256 वाट, तो डी उत्तर अपन कर देंगे। अब देखो एक ही सूत्र पर आधारित ये 2 प्रश्न हो गए, और वैसे तो लगातार ये सारे प्रश्न उसी P, V, I और R पर आधारित है जो अपन डीसी में पियर व्हील के नाम से पढ़ते हैं, ठीक वही था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एसी में प्रवाह में कुल बाधा क्या कहलाती है? तो उसको दोस्तों इम्पीडेंस बोलते हैं अपन, जेड से उसको दर्शाते हैं, हिंदी में प्रतिबाधा कहते हैं, ओम में उसकी इकाई होती है। प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, जेड और ओम, और कुल चालकता दोस्तों वो तो उसको एडमिटेंस कहते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 0.8 पावर फैक्टर पर 220 वोल्ट एसी से जुड़ा 10 किलोवाट लोड है, धारा कितनी होगी? दोस्तों P बराबर सिंगल फेज एसी में VI cos φ होता है। अब देखो अपन से I पूछी गई है ना, तो पावर में हम V × cos φ का भाग दे देंगे दोस्तों, ठीक है। पावर अपन को दी 10,000 वाट, 10 किलोवाट दी थी, और इसमें दोस्तों 220 × 0.8 करके अपन भाग दे देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन करके आप अपना उत्तर मिलान जरूर कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर बी आएगा 56.8 एम्पियर। फॉर्मूला दोस्तों आपको बता दिया, कैलकुलेशन करके आप उत्तर मिलान जरूर कीजिए। सिंगल फेज सर्किट है तो P बराबर VI cos φ होता है। हेलो, जो आपको नहीं दिया वो कैलकुलेट कर लो, बाकी 3-4 जो दे रखा है वो छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट से ज़्यादा है तो फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। सेकेंडरी साइड में ज़्यादा, प्राइमरी साइड में कम तो स्टेप अप, और आउटपुट अगर कम होती तो स्टेप डाउन, और अगर बराबर होती तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। अगला है कि किस पावर फैक्टर पर लोड द्वारा दी गई ऊर्जा स्रोत द्वारा दी गई ऊर्जा लोड पूरी रूप से खपत कर लेता है? तो दोस्तों ऐसा तब होता है जब पावर फैक्टर इकाई हो, उस समय वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का मान बराबर होता है, यानी V/I और V/I × cos φ उस समय बराबर ही होगा, क्योंकि cos φ का मान इकाई होने पर V/I = V/I। तो पावर फैक्टर इकाई होने पर स्रोत से ली गई पावर लोड पूरी रूप से खपत करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सभी इनपुट उच्च होने पर ऐसा कौन सा गेट है जो आउटपुट उच्च देगा? तो दोस्तों ये 2 सीरीज संयोजित वन वे स्विच की तरह होता है, और ये संरचना हम सब जानते हैं एंड गेट की होती है, ठीक है ना। प्रश्न का उत्तर डी रहेगा, एंड गेट। और गेट में समांतर स्विच वन वे होते हैं, तो इनमें से कोई भी अगर एक इनपुट हाई हो तो दूसरा हाई तुरंत दे देता है। एंड गेट में दोनों श्रेणी क्रम में लगते हैं, इसलिए जब तक सारे इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक आउटपुट हाई नहीं मिलेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का मुख्य उपयोग क्या है? तो इम्पीडेंस मैचिंग करने के काम आता है दोस्तों, और ये उच्च प्रतिबाधा को निम्न प्रतिबाधा वाले सर्किट से मैच कराने के लिए काम में लेते हैं। प्रश्न का उत्तर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है किसी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगली स्टेज के इनपुट से जोड़ने की विधि को कपलिंग कहते हैं दोस्तों। इसी आधार पर एम्पलीफायर के प्रकार है, जैसे RC कपल्ड, डायरेक्ट कपल्ड, ट्रांसफार्मर कपल्ड, इम्पीडेंस कपलिंग, तो वो जोड़ना या कपलिंग करना कहलाता है। अगला प्रश्न है
उस एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है, जो सिंगल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी के एक छोटे बैंड को परिवर्तित करता है दोस्तों, ट्यून्ड एम्पलीफायर कहलाता है। वो इस तरह का ट्यून्ड एम्पलीफायर होगा जो सिंगल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी के एक छोटे से बैंड को एम्पलीफाई कर देता है, फ्रीक्वेंसी परिवर्तन करने के आता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेट करंट में छोटे बदलाव से ग्रिड वोल्टेज में छोटे बदलाव का अनुपात, यानी करंट में बदलाव, वोल्टेज में बदलाव, तो दोस्तों वो कहलाता है ट्रांस कंडक्टेंस, यानी विद्युत रूप से चालकता जिसको अपन कहते हैं, वो ध्वनि ऊर्जा के लिए जो चालकता होती है वो ट्रांस कंडक्टेंस कहलाती है। प्रश्न का उत्तर दोस्तों अपन बी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः 22 वाला NPN ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रवाह कौन सा है। दोस्तों PNP और NPN दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं और ये BJT की श्रेणी में आते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में। इनमें 2 जंक्शन होते हैं और 3 सिरे होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। अब ये कह रहे हैं कि कलेक्टर को पार करने वाली धारा क्या कहलाती है, तो दोस्तों इस तरह की धारा को ड्रिफ्ट करंट के नाम से जानते हैं अपन, फ्लो ऑफ करंट के नाम से जानते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहाव या खींचना। तो ये वो धारा है कि बेस की ओर ग्राउंड क्यों नहीं हुई, अपन से ये पूछना चाह रहे हैं। तो प्रश्न का उत्तर बी, ड्रिफ्ट करंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो ट्रांसमिशन के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल उत्पन्न करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का नाम क्या है, तो दोस्तों इनमें तो ट्रांसमीटर लगता है। ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर नहीं है, ट्रांसमीटर है। ट्रांसमिट करना बोलते हैं इसको, यानी रिसीव करके सिग्नल और आगे ट्रांसमिट करना, यानी आगे प्रसारित करना या भेजना कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर को किसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों क्लास बी सिमेट्री एम्पलीफायर का मतलब है पुश पुल एम्पलीफायर, और इसमें 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, एक NPN होता है और दूसरा PNP होता है, तो सी उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्वायर वेव सिग्नल किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों इन्वर्टर जो DC टू AC करते हैं तो वो पहले स्क्वायर वेव AC ही करते थे, जबकि हमें रिक्वायरमेंट साइन वेव AC की होती थी। आजकल इसके लिए मल्टी वाइब्रेटर सर्किट लगते हैं और वो वेव फॉर्म को चेंज कर देते हैं, जिसमें मॉड्यूलेट करके हम स्क्वायर वेव को साइन वेव में बना लेते हैं। लेकिन फिर भी स्क्वायर वेव सिग्नल के अभी भी कई उपयोग किए जाते हैं, और वो है डिजिटल इक्विपमेंट जितने भी है तो वो उनमें स्क्वायर वेव का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर किस धातु के होते हैं, तो वो चीनी मिट्टी के होते हैं, पोर्सलिन उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चल रही 6 पोल की मोटर की सिंक्रोनस गति कितनी होगी। सिंपल सूत्र है F × 120/P। फ्रीक्वेंसी है 50 × 120 और पोल है 6, 1000 RPM आएगी। दोस्तों आप कैलकुलेट करके उत्तर अपना मिलान ज़रूर कीजिए। ऑप्शन का आंसर, प्रश्न का आंसर ए रहेगा, ए ऑप्शन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग रोटर का नहीं है। देखो कोर रोटर में भी होती है, स्लिप-रिंग भी रोटर में लगती है। अब इन्होंने ये तो दिया नहीं कि केज मोटर का रोटर है कि स्लिप-रिंग मोटर का रोटर है, तो स्लिप-रिंग मोटर का अगर रोटर होता है तो स्लिप-रिंग रोटर में ही जुड़ती है। फिर वो वाउंड रोटर भी होता है, सॉफ्ट रोटर में होती है, लेकिन फ्रेम, ये बाहरी बॉडी जो होती है ना, उसको फ्रेम या योक अपन कहते हैं, ये रोटर का भाग नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए कौन सी IC प्रयुक्त होती है। दोस्तों ये तो स्टैंडर्ड आंकड़े हैं, एक पूरी टेबल है, आपको वो याद करनी पड़ेगी। ये है कि इस तरह का यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर जो दोनों दिशाओं में चल सकता हो, बाई डायरेक्शनल का मतलब है दोनों दिशाओं में चल सकता है, यूनिवर्सल रजिस्टर है। दोस्तों इन्होंने उत्तर दिया है E74194। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर सर्किट का संचालन किस पर निर्भर करता है। दोस्तों रेक्टिफायर AC को DC में परिवर्तित करने के लिए बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, और AC को DC में परिवर्तित करने का काम डायोड का होता है, इसलिए प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्किट में जिनर डायोड, तो हम सब जानते हैं हमेशा जिनर डायोड रिवर्स बायस में लगता है। इस तरह के प्रश्न तो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, प्रश्न का उत्तर C होगा। अगला क्वेश्चन है, एक NPN ट्रांजिस्टर में P रीजन को हम क्या कहते हैं। तो P रीजन जो है वो बेस कहलाता है, जो इसके सिरे होते हैं ट्रांजिस्टर के 3, तो एमीटर, बेस और कलेक्टर होते हैं, तो N एमीटर और N कलेक्टर के नाम से होंगे, जबकि P जो है वो बेस हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर PNP होता तो फिर वहाँ पर N जो है वो बेस का काम करता है। दोस्तों ध्यान रखना, बेस की डोपिंग सबसे कम होती है
और भौतिक रूप से भी बेस सबसे पतला होता है।